हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप। एक बार फिर हम लाए हैं जीएस के 70 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आगामी परीक्षाओं जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी। कृपया इसे अधिक से अधिक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कराएं। आइए देखते हैं हम 70 प्रश्नों की एक श्रृंखला। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया। देखिए, प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं। दूरगामी आर्थिक सुधारों को किसने शुरू किया, तो हमारा आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की तथा अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुखी, सेवा उन्मुख तथा निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलाई की एक सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। इसका आंसर होगा दबाव के वर्धन के लिए। दबाव के वर्धन के लिए जहाँ पर सिरा नुकीला होगा वहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम किया जाता है तो परिणामी बल बढ़ जाता है। यानी कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो दाब अधिक होगा, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो दाब कम होगा। इस कारण इसका सिरा नुकीला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन B12 है, क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है। तो इसमें किसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो इसमें आंसर होगा हमारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आइए, तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है। तस्मानिया आपके सामने ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। यह देखिए, यह तस्मानिया द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल का एक भाग है, ठीक है, जो कि बास जल डमरू मध्य यानी कि बास जल संधि कह सकते हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। तस्मानिया 334 द्वीपों से घिरा हुआ एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन आइए, नीली नील ब्लू नाइल जिसे हम कहते हैं नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो नीली नील हम देखेंगे कहाँ से निकलती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ताना झील से। जो ब्लू नील की उत्पत्ति होती है इथोपिया की ताना झील से होती है। यह ताना झील कहाँ है, इथोपिया में है। वाइट नील के साथ नील नदी दो प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यानी वाइट नील कहाँ से निकलती है, यह अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ताना झील। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको हम कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण। जनांकिकीय संक्रमण का अर्थ है दीर्घ अवधि में जनसंख्या वृद्धि में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की रीति को कहते हैं। इस सिद्धांत को अमेरिकी जनसंख्याविद वारेन थॉम्पसन द्वारा 1929 में प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, जनांकिकीय संक्रमण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। नहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है। राष्ट्रीय क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत आप लोग देखिए, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और वृक्ष भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा पाई जाती है, तो मार मृदा का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। मार मृदा का मतलब होता है काली मृदा, ठीक है। मार मृदा का मतलब काली मृदा, ये मध्यम काली मृदा होती है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा के जिलों में कुछ स्तर पर पाई जाती है। इसका अन्य नाम क्या कहते हैं, कबर। इसको कबर मृदा भी कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, झांसी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं।
तो ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। इसका निर्माण 1778 से 1814 के मध्य अवध के राजा के राज्याभिषेक के लिए किया गया था। यानी इसका निर्माण कब हुआ था? 1778 से 1814 के बीच में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग के तहत एक पूर्ण निशिबद्ध स्वायत्त निकाय के रूप में 8 फरवरी 1962 को की गई थी। इस अकादमी की स्थापना जो कब की गई? 8 फरवरी 1962 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है इसमें। प्राथमिक निर्माण, पंचक, तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक। तो इसमें आपको सूची को मिलाना है, कोई समस्या नहीं है इसमें आप ऑप्शन मिला के देख लीजिए। तो प्राथमिक निर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक निर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा? तो कच्चे माल के निष्कर्षण में, ठीक है। पंचक कहाँ पे आएगा? उच्च स्तरीय निर्णयन में, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र किस में जाएगा? सेवाओं में। और द्वितीयक क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में रहेगा। ये आपका ऑप्शन, अब आप इस ऑप्शन से अपना मिला लीजिए, जो भी सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो यह तत्व हो जाएगा आर्सेनिक नहीं होगा, ऑस्मियम नहीं होगा, रेडियम नहीं होगा। यह प्रमुख तत्व कौन सा? जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम क्या होता है? एक अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग हम डायनामाइट और कुछ नोदकों में प्रयोग किया जाता है, इसमें विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यीस्ट किण्वन होता है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन सही है, एलोवेरा आवृत्तबीजी, घटपर्णी परजीवी आवृत्तबीजी। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है, तो यह घटपर्णी और आवृत्तबीजी सम्मिलित नहीं है। यह क्या होता है? यह पौधा कीटभक्षी आवृत्तबीजी की श्रेणी के अंतर्गत आता है, कीटभक्षी आवृत्तबीजी, ये परजीवी नहीं, ठीक है। तो इस कारण इसकी पत्तियां अपने शिकार के पिंजर घड़े में फंसाने के लिए जाल के रूप में कार्य करती, यानी एक कीटभक्षी पौधा होता है घटपर्णी, इसलिए परजीवी आवृत्तबीजी नहीं कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आइए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी कि यह क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्ति अंतिम रूप से बुद्ध का शिष्य बना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिए, आनंद, वसुमित्र, गोशल, सुभद्र। इसमें सही आंसर हो जाएगा सुभद्र। सुभद्र क्या था? बुद्ध द्वारा धर्मांतरित होने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। आनंद द्वारा लघु और उच्च विधान में पुरोहिताभिषेक किया गया था, यानी आनंद द्वारा इनको शिक्षा दी गई थी और धर्म परिवर्तित व आशीष पाने वाले अंतिम शिष्य थे ये, ठीक। कौन हो गए ये? सुभद्र हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वैवाहिक संबंध किसने किया था? कछवाहा नरेश ने किया था, जिनकी पुत्री का नाम था हरका बाई, ठीक है। यह कछवाहा 1562 ईस्वी में अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यह आमेर के राजा थे। अगला क्वेश्चन आइए, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर क्या होगा? जहांदार शाह। यह पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जो 1712 और 1713 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास, सॉरी ये गलत क्वेश्चन है, अगला आइए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए यहाँ 4 क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने विपिन चंद्रपाल, अश्विनी कुमार दत्त और अरविंदो घोष के साथ मिलकर विभाजन रोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो यह कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है अमेरिका और कनाडा के कई राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए सर्वाधिक स्पष्ट आंसर जो होगा सियाटल से विनिपेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के जो संविधान में है, राज्यों के जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उनको क्या है, 213 के अंतर्गत अपना अध्यादेश जारी करते हैं। जब विधानसभा और विधान परिषद किसी कारणवश ना हो और तब राज्यपाल अपना अध्यादेश पारित कर सकता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो यह क्वेश्चन है, यह सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें हम जानेंगे 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। और जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इस ग्रंथ में अतिरिक्त पवित्र शब्दों को शामिल किया था। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसको कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासम। इसने कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? अब यहाँ कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, उन देशों में से किन किन देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मैं यहाँ बता दूँ, भूमध्य रेखा कुल विश्व के 13 देशों में गुजरती है, ठीक है, 13 देशों में गुजरती है। और उनमें से कौन कौन से देश है? कुछ साउथ अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो इनमें से सर्वाधिक जो उचित आंसर हो गया वह हो गया कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इन देशों से होकर गुजरती है। कभी मैं डीपली ज्योग्राफी पर डिस्कस करूंगा तो सारे देशों के नाम बताऊंगा। अगला है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र को हम वृक्षनुमा अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो धाराएं होती हैं वृक्ष की शाखाओं के समान होती हैं, ठीक है, तथा मुख्य नदी तने के समान होती है, बनी होती है। यानी कि ऐसे एक नदी निकली होगी, इसमें कई 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 शाखाएं निकल आएंगी। देखिए एक वृक्ष की तरह बनती चली गई, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, सभी नदियों का ऐसा ही रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस हो गया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। तो हमारा 5वें नंबर पे कौन होगा? ब्राज़ील हम बता दें, ब्राज़ील क्षेत्रफल के रूप में और जनसंख्या के रूप में दोनों में 5th पोजीशन पे है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष, पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अधिनियम 1972 के अंतर्गत, ठीक है, किस अनुसूची में किया गया है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, यानी कि पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों के अंतर्गत जीवों, पक्षियों और पौधों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें अधिकतर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पावगाड़ा जो सोलर एनर्जी है वो गुजरात में नहीं है, वह कहाँ है? कर्नाटक में है। बाकी कामुथी तमिलनाडु, भड़ला राजस्थान, वेलस्पन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है?
शहरी क्षेत्र में क्योंकि मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा रहती, शहरी क्षेत्र है इसलिए सर्वाधिक प्रभावी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार यह एडवर्ड टेलर, हंगरी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था। अकबर के इबादत खाने जो कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, इसके अंतर्गत यह विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद की चर्चाएं की जाती थीं इसमें, ठीक है, इस कारण से इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। सबसे लंबा शासन काल हमें किसका मिलता है? तुगलक का ही मिलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेडुला। बाकी सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलेमस सभी अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। मेडुला जो है हमारा पश्च मस्तिष्क में आता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। इसका आंसर क्या होगा? जो धर्म के शिक्षक बने उसका एक संगठन था, जो शिक्षकों का एक संगठन था यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों द्वारा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए थे? ठीक है, यानी आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इसके आधार पर आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम जो है वह है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम का औद्योगिक नाम है। अगला है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में जो हड्डी हमारी पाई जाती है उसे कहते हैं कार्पल कलाई हड्डी। कार्पल हड्डी, उसमें कलाई की 8 हड्डियां शामिल हैं इस हड्डियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होता है? स्पंज गुहा पोरीफेरा संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? देखिए कृषि के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित है, हर एग्जामों में आते हैं। तो इसमें आंसर होगा आलू में अगेती झुलसा किस रोग से प्रभावित है? आलू प्रभावित होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। कौन सा अम्ल निष्कासित करते हैं प्याज? देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत करता है, सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल दोनों दे देता है। अगला ऑप्शन है एमिनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो सही आंसर हमारा हो गया सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल के कारण आंसू आते हैं। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग हमें अंकुरनाशक दवा के रूप में किया जाता है, या फिर इसे वेटिनरी यानी कि जो पशु के लिए दवाई बनाई जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए। यह सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर होता है जो स्वतंत्र रूप में जल में विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से हमारे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय मशहूर थे। इन्हें 1928 में सिर पर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यह हिस्ट्री की कहानी है। बाकी अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसके स्थापनकर्ता कौन थे? वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? फिर से पढ़ दे रहा हूँ। राजस्व घाटे में पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने से क्या प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर है प्रभावी राजस्व घाटा।
प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा अनुदानों को अगर हम घटा दें तो। अगला क्वेश्चन आइए, भारत के थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? थोक मूल्य सूचकांक में, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित मदों में किसका अधिकतम भार, यानी भार पूछा है, कौन अधिक प्रभाव रखता है अपना, ठीक। तो इसमें है आंसर विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पाद अधिकतम भार रखता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक एक आसान और सुविधाजनक तरीका है। अगला क्वेश्चन आइए, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर आक्रमण किया? हम जानते हैं मुगल शासकों के क्रम कैसे कैसे हैं, बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर जी आए, ठीक है। सबसे लंबा शासनकाल जो हमें मिलता है देखने को अकबर का मिलता है। इन्होंने 1556 से लेकर 1649 तक शासन किया था। इन्होंने कुल 49 वर्ष और 9 माह तक शासन किया था, यानी सबसे लंबा शासनकाल हमें अकबर का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? तो हम जानते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह आया था 1942 में। 42 में होम रूल लीग 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 24 तक। गांधी इरविन समझौता 1931 तक। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा? होम रूल लीग 1916 में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? यानी सूक्ष्म जीव जो है वो किस अंग में जाते हैं? तो मैं बता दूं, मच्छर जनित संक्रामक रोग है मलेरिया। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जो प्लाज्मोडियम समूह के एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसके लार से परजीवियों का किसी व्यक्ति के खून में प्रवेश हो जाता है तथा परजीवी जो है यकृत में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो हमारा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा लोम मिट्टी, क्योंकि लोम मिट्टी की देखिए खासियत है इसमें कि यह अलग अलग कणों की प्रधानता के कारण जल धारण की क्षमता इनकी अधिक होती है, इस कारण से इसमें जल ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इसमें ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सौर मंडल जो है यह गैलेक्सी में स्थित है, और हमारी गैलेक्सी से अलग किसी भी गैलेक्सी को निहारिका कहा जाता है। जो हमारी गैलेक्सी में नहीं है उसको हम निहारिका कहते हैं। बाकी क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु सभी हमारी गैलेक्सी में आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वह निहारिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसमें जो आंसर है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन सही है। जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। तो हमारा ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है? देखिए, भागलपुर, फतेहपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। तो कानपुर नगर स्थित है, भागलपुर नगर स्थित है, फतेहपुर नगर स्थित है। आप उत्तरकाशी कैसे जा सकते हैं? उत्तरकाशी हमारे कौन सी नदी में है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बता दूं, भागीरथी गंगा का ही पूर्व नाम है। गंगा जब हरिद्वार के किनारे हरिद्वार में पहुँचती है तब उसका नाम गंगा होता है, उसके पहले वो भागीरथी नाम से बहती है। तो उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है।
ग्रीनविच से 2 घंटा आगे, यानी कि अगर हम देखा जाए जो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में ग्रीनविच गुजरी है, इससे 2 घंटा आगे यानी पूर्व की दिशा में 2 घंटा आगे बढ़ रहा है। 1 घंटा बराबर होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री आगे होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में काहिरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक, हड़प्पा का एक बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल, सभी को मालूम है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक हैं। वंशागति के साथ कौन से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, तो इसमें सीधी सी बात है वंशागति के साथ ग्रेगर जॉन मेंडल, सभी ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ये एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता के कई नियमों की स्थापना की थी जिन्हें अब वंशागति का नियम कहा जाता है। एक बात और बता दूं, इन्होंने मटर के पौधों पर या मटर के दाने पर अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाले मुगल शासकों में हमारे अकबर महान थे। इन्होंने सभी प्रकार के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। इन्होंने जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि का आवंटन कर दिया था तथा टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दे दी थी। तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया कार्य है, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता देखिए ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद और राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन में हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर कौन सा है, राजा राम मोहन राय। इन्हीं के द्वारा 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है जो अगर परिवर्तन हो गया तो यह फिर से दोबारा उसी रूप में नहीं आ सकता, और भौतिक परिवर्तन उसी रूप में आ सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, बर्फ़ का जल बनना, बर्फ़ का जल बनना, तो क्या ये फिर से बर्फ़ नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मोम का पिघलना, मोम पिघलेगा तो क्या ये फिर मोम नहीं बनेगा, तो मोम बन जाएगा, ये भी गलत। लोहे का जंग लगना और लोहे के चूर्ण का बालू में मिलना। लोहे का चूर्ण बालू में मिलने का मतलब है कि लोहे का चूर्ण अगर बालू मिल जाए फिर से छान के उसको अलग अलग किया जा सकता है, परंतु अगर लोहे में जंग लग गया तो वो जंग लगित लोहा फिर से पूर्ण लोहे में नहीं बदला जा सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। विज्ञान का एक अच्छा क्वेश्चन, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका आंसर है KOH, इसका रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित, ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। तो तकला मकान हम जानते हैं तिब्बत के पठार में स्थित है, जो कि चीन में कुछ रूप में आता है। इस कारण हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीन। तकला मकान कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है। तो यहाँ ये देखिए किसके उतार चढ़ाव के रूप में मापी जाती है, हमारा ऑप्शन है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए निर्वाह सूचकांक और मुद्रा आपूर्ति। तो यहाँ हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर क्या होगा, थोक मूल्य सूचकांक, इसके अंतर्गत मापी जाती है। क्या है, उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्या कारण है कि इनकी जलवायु में भिन्नता है, जबकि एक अक्षांश, ये पृथ्वी हो गई, देखिए ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी में अक्षांश रेखाएं गुजरी हुई हैं। ठीक है, आखिरकार क्या कारण है कि एक ही अक्षांश पर स्थित में मौसम परिवर्तन है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो हम ये देखेंगे कि जो शिमला है वो पहाड़ों पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, और जो अमृतसर है वो नीचे स्थित है। ठीक, इस कारण से ऊंचाई में भिन्नता के कारण यह जलवायु परिवर्तित है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? नदियाँ होती, नदियों के द्वारा जल मिलता है जिससे समुद्र की लवणता में परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निजीकरण में समाहित है। निजीकरण में क्या क्या समाहित है? इसमें देखिएगा, सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्रक में बेचना। जाहिर सी बात है, सार्वजनिक कंपनी है, उसको निजी क्षेत्र को भेज दोगे तो ये निजीकरण नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। अगला देखिए, सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, यानी सार्वजनिक उद्यम जो इक्विटी है उसको फिर से विनिवेश कर देना, यह भी बिल्कुल आया जाएगा इसमें। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में प्रबंधन को निजी क्षेत्रक सहभागिता, बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अगर निजी क्षेत्र की कंपनियों की सहभागिता दे दी जाएगी तो यह बिल्कुल निजीकरण हो जाएगा। तो इसमें हमें सभी ऑप्शन सही लगते हैं, इस कारण इसका आंसर क्या होगा? निजीकरण में सभी आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखेंगे, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया? आप देखिए, ऑप्शन आपके सामने यह है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसी दिन 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? कांग्रेस का पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडारोहण किया था। इस कारण स्वतंत्रता भी इसी कारण ये मनाया गया। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुंबई बेंगलुरु आर्थिक गलियारा ब्रिटेन, बेंगलुरु चेन्नई गलियारा जापान के द्वारा, अमृतसर कोलकाता गलियारा भारत सरकार द्वारा। इसमें से कौन सा गलियारा सही सुमेलित नहीं है? तो मैं बता दूं, दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है यह एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा नहीं बल्कि जापान के द्वारा निजी सार्वजनिक भागीदारी के अनुसार बनाया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के द्वारा बनवाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई कर सकता है। लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो हम देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यह कितनी 1465 किलोमीटर लंबी है। भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली नदी तो जानते हैं गंगा नदी है, दूसरी कौन सी हो गई? गोदावरी नदी। तो साथियों, यहाँ हमारा 70 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अधिक से अधिक एजुकेशनल ग्रुप में लाइक और सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।